ओके, नमस्कार। सर नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे प्रोग्राम में। थैंक यू। एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं आज के जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको एक मतलब एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आदरणीय सरदार सर जी का। एक्चुअली मैं उम्र में और लिहाज में और एक्सपीरियंस में बहुत छोटा हूँ कि सरदार सर का इंट्रोडक्शन करवाऊँ, बट आप सब लोग जानते हैं कि सरदार सर पिछले कई सालों से जो नवोदय विद्यालय समिति है उसमें कार्यरत रहे हैं और आज नवोदय विद्यालय समिति का जो भोपाल रीजन है उसके डिप्टी कमिश्नर के तौर पर सरदार सर काम कर रहे हैं। आदरणीय सरदार सर मेरे शिक्षक रह चुके हैं, गुरु रह चुके हैं और मेरे रोल मॉडल रह चुके हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं मेरी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ और मेरी पूरी पर्सनालिटी का, मेरे पूरे कैरेक्टर का और मेरे पूरे लाइफ को आदरणीय सरदार सर जी ने मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसको शेप देने में। और मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स का करियर आदरणीय सरदार सर जी ने संवारा है, उनकी लाइफ को संवारा है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और इस पूरे मीटिंग को ज्वाइन करने वाले सब लोग बहुत खुशनसीब है कि आदरणीय सरदार सर जी ने उनके बिजी शेड्यूल में अपना वक्त निकाला, अपना समय निकाला और इस चर्चा में शामिल होने के लिए उन्होंने परमिशन दी, इस चर्चा को ऑर्गेनाइज करने की उन्होंने परमिशन दी। तो आदरणीय सरदार सर जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस डिस्कशन में अपने शामिल हुए। मैं इस पूरे प्रोग्राम की एक शॉर्ट में आपको एक मतलब रूपरेखा समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है नई शिक्षा नीति 2020 और इसका जो पूरा मतलब स्ट्रक्चर है, ये नीति क्या है, इस नई शिक्षा नीति के फीचर्स क्या है, इसके अलग अलग एंगल्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या मतलब कमियां हैं और इस पूरी शिक्षा नीति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, किस प्रकार अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और विशेष करके जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है, यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और यूपीएससी सिविल सेवा का जो इंटरव्यू होता है, इन दोनों परीक्षाओं में, इन दोनों पड़ावों में कैंडिडेट्स को इस पूरे विषय पर तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आदरणीय सरदार सर जी का इस पूरे विषय पे हमें मार्गदर्शन, गाइडेंस मिलने वाला है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, तो इसकी आगे प्रोसीजर क्या होगी? मतलब इसका क्या मतलब क्या इस बिल को पार्लियामेंट में रखा जाएगा? क्या इसके लिए कोई नया लॉ पास किया जाएगा? इसके आगे क्या प्रक्रिया होगी सर? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जब कोई भी कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है गवर्नमेंट को, तो ये एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट को सबमिट हुई है। ओके। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे एक्सेप्ट कर लिया है। ओके। बट बट उसको एक कानूनन एक दर्जा देने के लिए ओके। उसको पार्लियामेंट में रखना जरूरी है। ओके। ओके। क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये जो रिपोर्ट है, ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी पार्लियामेंट में रखी जाएगी। ओके। वहाँ डिस्कस होगा, हर ओके। पॉइंट पे डिस्कस होगा, हर पहलू पे डिस्कस होगा। ओके। ओके। अभी जितने जितने भी पॉइंट्स बाहर आए हैं, हम जितना समझ सके हैं, ओके। उसमें कई सारे अभी डाउट्स है लोगों के मन में ओके। ओके। कि ये होगा तो कैसा होगा, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। ओके। तो इसलिए मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी जब गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में रखेगी, उसके बाद ही जो भी कुछ डिसीजन होगा वो डिसीजन सामने आएगा। ओके। अदरवाइज अभी फिलहाल तो इसको कोई मायने नहीं है। ओके। ओके। सर, मुझे लगातार पूरे महाराष्ट्र से बच्चों के फ़ोन आते हैं, स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और ये नई शिक्षा आई है, शिक्षा नीति आई है। कुछ जेएनवी के जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे मतलब जेएनवी फैमिली मेंबर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी पूछते हैं कि भैया हम 6th स्टैंडर्ड में हैं, तो ये नई शिक्षा नीति आई है,
तो हम कब किस साल जाएंगे, किस साल में होंगे, किस कक्षा में होंगे, तब जाके ये शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट होगी? देखिए, ये जो शिक्षा नीति है, उसी उसी रिपोर्ट में ये कहा है कि 2030 तक हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना है ओके। और 2030 टू 40 ये डिकेड में वो फाइनलाइज हो जाएगा। ओके। तो अभी से उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए अच्छा। तो अभी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के बाद एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। ओके। उसके बाद उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। वो अच्छा। एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ओके। तो अच्छा। अभी से कोई डरने की जरूरत नहीं है इसके ओके। बारे में कि ओके। हमारा कैसा होगा। सर, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि सर, स्कूल एजुकेशन में आपका इतना खासा अनुभव रहा है, इतने सालों तक आपने सर्विस की है और आप सर्विस कर भी रहे हैं, तो जो स्कूल एजुकेशन है और उसकी जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है शिक्षा नीति में, तो इसमें स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या प्रावधान इस शिक्षा नीति में है सर? नहीं, देखिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की जहां तक बात है, ओके। एक्चुअली अगर हम पहला एजुकेशन देखते हैं, अभी इस रिपोर्ट में ही ऐसा कहा गया है कि ये रोट लर्निंग या लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। ओके। अभी तक हमारा लर्निंग क्राइटेरिया क्या था कि रोट लर्निंग था, मतलब ऐसा तुक्का मार दो। ओके। ओके। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हमारा सिस्टम था, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग था। ओके। कुछ भी करो भैया, हमें रिजल्ट चाहिए 100% ओके। और टीचर्स भी क्या करते थे, जो बच्चा लर्निंग दैट मीन्स दैट कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ लर्निंग उसकी उतनी नहीं है, तो उसको सिर्फ उतना ही रटते थे कि तू एटलीस्ट ये 35 मार्क्स ले सके। ओके। ओके। लेकिन ये पॉलिसी में क्या हुआ है, अभी वो नहीं रहा है। ओके। रोटेड रोटेड आंसर नहीं होगा। अच्छा। अच्छा। यहाँ यहाँ सवाल ऐसे होंगे कि जिसका आंसर या तो आप क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए दे दो या तो इनोवेटिव आइडिया की तरह से दे दो। अच्छा। अच्छा। मतलब हाँ, अभी थिंकिंग लेवल विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का बढ़ेगा अच्छा। और वो खुद थिंक करके आंसर देगा। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर और दूसरे बच्चे ने दिया हुआ आंसर बोथ आर सेम। अच्छा। देयर में बी डिफरेंस इन अमंग द आंसर्स। ओके। ओके, ओके। ओके। दैट शुड बी नियरर टू द आंसर। ओके। सर, पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो लगातार एजुकेशनल के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर और एजुकेशन की जो सिचुएशन है उसके ऊपर कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, जैसे कि प्रथम है जिसकी एसर रिपोर्ट आती है, इंटरनेशनल लेवल पे पीसा रिपोर्ट आती है, और इन सारी रिपोर्ट्स में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कई सालों से मतलब बहुत मतलब कम है। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो, और फिर ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है खासकर स्कूल एजुकेशन के बारे में, तो ये काफी कम रहा है सर। तो काफी कम, इसे सुधारने के लिए काफी क्या? कम नहीं, हाँ सर। काफी कम नहीं। अच्छा। लास्ट सेकंड रहे हम कहीं कहीं डेटा में, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो इसे है ना। सुधारने के लिए जो नई शिक्षा नीति है इसमें क्या प्रावधान किए गए सर? देखिए, ये नई शिक्षा नीति में ऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जैसा आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सर्वे जो होते हैं या नेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वे करते हैं, उसमें हम शिक्षा के बारे में बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ सर। हाँ। तो इसी को इरेडिकेट करने के लिए, यही जो पॉइंट है, अच्छा। इसी को निकालने के लिए अच्छा। अब ये नए पॉलिसी में प्रावधान किए गए हैं। ओके सर। इसमें क्या होगा, अभी आप देखते हैं कई स्कूलों में टीचर एक सिलेबस डिसाइडेड है, करिकुलम। वो करिकुलम जो फ्रेमवर्क किया हुआ है, कई कई बार ऐसा देखा गया है कि टीचर्स वो फ्रेमवर्क भी नहीं देखते हैं। ओके। वो सिर्फ टेक्स्ट बुक देखते हैं, एनसीईआरटी ने बनाई हुई या स्टेट बोर्ड में एससीईआरटी ने बनाई हुई, और वो टेक्स्ट बुक का में जो लेसन है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, उसको स्प्लिट अप करके वही लेसन क्लासरूम में पढ़ाते हैं और उसी के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चंस वो असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके सर। मतलब अपना खुद का कुछ भी उसमें एडिशन नहीं होता है। ओके।
अभी ओके, ये नए पॉलिसी में वो नहीं है। आपको ये क्वेश्चन एज इट इज नहीं है, टीचर्स अच्छा, को क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और उसके लिए टीचर्स को एक रिपोर्ट में तो 50 आवर्स का ट्रेनिंग कहाँ है, ओके बट सर। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 50 आवर्स से ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और हाँ समय सर, समय पे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। राइट सर, राइट। क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसकी जो मेंटेलिटी बनी है टीचर्स की, उसको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी अभी वो क्राइटेरिया नहीं रहा ओके, टीचर्स के लिए। टीचर्स को बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस हिसाब से असेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, उसमें क्या क्वालिटीज है बच्चे में, उसका इंटरेस्ट काय में है, ओके सर, ओके, वो सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा आपने देखा है कि अभी जो पैटर्न आया है, स्टेजेस आए हैं कि अ, जैसा पहले 16 से 18 की उम्र में +2 था, 11th एंड 12th। राइट सर, राइट। अभी हाँ, ये अभी एज उतनी ही है, लेकिन अभी 9 से 12 9 टू 12 ये एक स्टेज रखा है, राइट, जो कि एट द एज ऑफ 14, 14 से 18 तक ये कंप्लीट करेगा 4 ईयर। ओके सर, ओके, तो हाँ, तो इसमें टीचर्स को ये देखना होगा कि अब इस स्टेज में, क्योंकि रिपोर्ट ने कहा है, कमिटी ने कहा है कि ये जो एज होता है 14 का, इस एज में मैक्सिमम लर्निंग किया जाता है। और राइट, इसलिए इसलिए अभी ये जो 8 to 12 है, सॉरी 9 to 12 है, इस एज में उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा टीचर्स को। राइट और सर, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ करना पड़ेगा। राइट सर। और उसके लिए भी एक एक्सपर्ट्स कमिटी होगी, वो डिसाइड करेगी क्या करना है और कैसा अच्छा, सर जब जब हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं या टीचर्स क्वालिटी या टीचर्स एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं, तो करना खास है। इंडिया में जो रूरल एरियाज है उसमें खासकर देखा जाता है कि एक टीचर को 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। तो कभी-कभी ये भी देखा गया कि उनके पास कोई खास मतलब उसका एक्सपर्टीज नहीं होता है। और कभी-कभी ये भी देखा जाता है कि एक टीचर को 3 या 4 क्लासरूम्स को संभालना पड़ता है। तो हमारे पास शिक्षकों की कमी है सर, मतलब रूरल एरियाज में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं। तो इसके लिए क्या नई रिक्रूटमेंट की जाएगी सर? एक्चुअली अभी कमिटी ने ये भी कहा है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो जो है, हाँ, वो 1:25 और 1:30 तक, 30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके सर, इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। ओके, ओके, इसलिए और दूसरी बात, दूसरा इसमें एक और अच्छा पॉइंट हम कहेंगे जिसको, यहाँ क्लस्टर की एक आइडिया सामने आई है। अच्छा, मतलब सराउंडिंग में जितने भी 20-25 स्कूल होंगे, वो 20-25 स्कूल का एक क्लस्टर होगा। ओके, एंड दे विल, हाँ, दे विल सर्कुलेट द आइडियाज एंड रिसोर्सेज ईच अदर। ओके सर। मतलब आने वाले इट इज वर्षों में हमें देखने को मिल सकता है कि जो टीचर्स के ऊपर जो तनाव की स्थिति बनती है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्लासरूम ज़्यादा होते हैं और विषय भी ज़्यादा होते हैं और एक अकेला टीचर इस पूरी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है। तो आगे चल के हम इस स्थिति को मतलब सुधरते हुए देख सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी को तो स्टैगरिंग ऑफ रिसोर्सेज कहा गया है। राइट सर, स्टैगरिंग ऑफ रिसोर्सेज, राइट, whatever resources are available in one particular school, that will be used by another school. राइट सर, मेरे स्कूल राइट, में आज क्या है, वो मेरे ही बच्चे तक सीमित नहीं रहेगा, फिर यस, दूसरे बच्चों के लिए भी उसका यूज किया जाएगा। राइट सर। सर जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो शिक्षा की सार्वत्रिक पहुंच है जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल एजुकेशन या यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन कहते हैं, तो इस मामले में नई शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है सर? मतलब कोई भी बच्चा आ, एजुकेशन से दूर ना रह पाए। आज इंडिया में लाखों बच्चे हैं कि जो चाइल्ड लेबर है और शिक्षा से दूर है सर, वंचित है। तो इनके लिए क्या प्रावधान है सर? देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो वंचित सेक्शन है, हाँ, फिर वो विकर सेक्शन इन फाइनेंस होगा, कास्ट बेसिस होगा, जैसा SC ST OBC होगा, इवन जिसको हम माइनॉरिटीज सेक्शन बोलते हैं,
ओके ये माइनॉरिटी सेक्शन होगा, इवन अर्बन एरिया में जो गरीब सेक्शन है, अर्बन एरिया का गरीब सेक्शन होगा, ओके इसके लिए भी इस कमिटी ने प्रावधान किया है कि इनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। राइट सर। और जैसा आप जानते हैं 2009 का आरटीई, यस राइट सर। टू एजुकेशन एक्ट, यस सर। it is up to class 8 only, राइट but now it is recommended by this committee it should be up to 12 class. राइट सर। राइट। हम्म। तो तो इसलिए जो वंचित सेक्शन है इनके लिए भी यहाँ इस कमिटी ने प्रावधान किया है, इनको एजुकेशन मिलना चाहिए और इसके लिए स्पेशल एक कमिटी फॉर्म की जाएगी और वो इन पर नजर रखेगी। ओके सर। ओके सर, हम अगले सवाल पे चलते हैं कि कई बार ये कहा जाता है कि अगर छात्र को अपने मातृभाषा में शिक्षा अगर मिलती है तो उसे बहुत अच्छा फायदा होता है शिक्षा में। और इस नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है सर। बट इंडिया में अगर हम देखेंगे तो जो खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके हमेशा तबादले होते रहते हैं। सर हमारे यहाँ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, म्हणजे इंटर स्टेट माइग्रेशन भी होता है सर। तो ऐसी स्थिति में जो माइग्रेटेड बच्चे हैं, मतलब जो अपने अभिभावकों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उनकी शिक्षा के बारे में क्या केयर इस नीति में की गई है सर? देखिए, इस पॉइंट में कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है। ओके वो कंफ्यूजन ये है कि जैसा मातृभाषा में, मदर टंग में मुझे पढ़ाई करनी है, ओके तो इसका मतलब मुझे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो क्या बंद हो जाएंगे क्या? नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, मातृभाषा में पढ़ाई करना ये कंपलसरी है। इसका मतलब यह है कि आप इंग्लिश भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बट ओके ये कमिटी ने क्या डिसाइड किया है कि जितना भी नॉलेज आज हम देखते हैं कि इंग्लिश बुक्स ज्यादा है, इंग्लिश में ज्यादा है, हमारे लोकल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इंडियन लैंग्वेज में नहीं है, बहुत कम है हायर एजुकेशन में। राइट तो राइट इसको इस कमिटी ने बढ़ावा दिया है कि जितना भी नॉलेज है वो हमारे लोकल लैंग्वेज में भी हो। और ये लोकल लैंग्वेज मदर टंग में बच्चा अगर पढ़ता है कम से कम 5वीं तक, राइट कम से कम 5वीं तक बच्चा अगर ये पढ़ता है तो वो ज्यादा ग्रास्प कर सकता है, राइट राइट और वो ज्यादा ग्रास्प करेगा तो आगे वो अपना चॉइस कर सकता है। इसलिए मदर टंग में, मदर टंग विल बी द मीडियम, ओके ओके बट एट द सेम टाइम रिमेनिंग लैंग्वेज आल्सो यू कैन फोकस। राइट राइट अभी ये कमिटी ने खास तौर पे हमारी इंडियन लैंग्वेज जो भी जितनी भी संस्कृत है, पाली है, फारसी है, हाँ सभी लैंग्वेज में ये जो करिकुलम है वो अवेलेबल किया जाएगा। टेक्स्ट बुक सभी लैंग्वेज में अवेलेबल किया जाएगा। मतलब आप अगर पाली लैंग्वेज में ये करिकुलम पढ़ना चाहते हैं तो आप पाली में पढ़ सकेंगे, राइट सर राइट संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत में पढ़ सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं सोशल स्टडीज का 9 क्लास का बुक्स है, राइट ठीक है ना, राइट 7 क्लास का बुक्स दे दिए सोशल स्टडीज का, राइट तो वो हिंदी या इंग्लिश दो लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल हाँ है सर हाँ ऑलमोस्ट। हाँ सर तो अभी इस पॉलिसी में ऐसा डिसाइड किया है कि सभी लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल किया जाएगा, जिसको जो लैंग्वेज में पढ़ना है वो पढ़ेगा। राइट सर। सर इसका और हाँ हाँ नहीं, इसमें और एक मैं विशेष ध्यान देना, आकर्षित करना चाहूंगा आप लोगों का हाँ सर प्लीज। कि हाँ, मिशन नालंदा ओके और मिशन तक्षशिला, ओके ये मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला इस पर विशेष जोर दिया गया है इस कमेटी ने ओके सर कि ओके नालंदा और तक्षशिला जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी और वो यूनिवर्सिटीज में जो लोग विद्वान पैदा हुए हैं, निर्माण किए गए हैं, ओके तो ये विद्वान जिस लैंग्वेज में पढ़े हैं और जो नॉलेज वहां उन्होंने गेन किया है वो नॉलेज आज के लोगों को जैसा का वैसा यहाँ एक मिशन के तौर पर लिया जाए। राइट। सो ठीक है ना? ये बात बहुत अच्छी लग रही है सर, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारा इंडियन कल्चर है, इसकी एक विशेषता है सर, यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी का बहुत अहम हिस्सा है सर। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा के साथ साथ हम हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी यहाँ पे संवारना चाहते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे ज्यादा जोर दिया है इस कमेटी ने। सर ओके सर, हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस नई शिक्षा नीति में को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा जोर दिया गया है,
जैसे कि शिक्षा के साथ-साथ म्यूज़िक हो, खेल हो, ऐसे एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। बट आज हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब हाँ, एक सादा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँ तो प्लेग्राउंड की कमी है। स्टूडेंट्स के लिए जो टॉयलेट्स है, लैट्रिन्स है, उनकी कमी है। तो ऐसी अवस्था में इस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किसी विशेष बजट का प्रावधान किया गया है? और अगर नहीं किया गया है तो उसमें कुछ मतलब सरकार के पास क्या विकल्प होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए? देखिए इसके लिए भी एक एक्सपर्ट्स कमिटी यहाँ कंसिस्ट की जाएगी ओके। और ये एक्सपर्ट कमिटी डिसाइड करेगी, जैसा मैंने कहा है कि स्टैगरिंग ऑफ रिसोर्सेस। यस सर। तो स्टैगरिंग ऑफ रिसोर्सेस का मतलब वही होता है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, आपका ग्राउंड हम यूज करेंगे, ठीक है ओके, ना? ओके, इसमें ओके, ज्यादा ज्यादा फाइनेंशियल फंडिंग का इसमें कोई जिक्र कमिटी ने नहीं किया है, ओके, लेकिन ये कहा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, मतलब ओके। हर एक विद्यार्थी जो है उसका एक ना एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा। राइट फिर सर। वो म्यूजिक में हो, कोई किसी खेल में हो, किसी भी चीज में हो जिसको आप को करिकुलर एक्टिविटी, ड्रामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टेज शो हो सकता है, यूथ कायर हो सकता है, कुछ भी। तो राइट, जिसे जिसे आप को करिकुलर एक्टिविटी कहते हो, तो राइट। अभी ये को करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके सर। अगर आप हारमोनियम बजाना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट के तौर पर आप उसको ले सकते हैं, राइट सर, एक राइट। सब्जेक्ट के तौर पर आप उसको पढ़ सकते हो और आप एक्सपर्टाइटिस जिसको बोलते हैं हाँ, वो आप खुद बन सकते हैं। ओके सर। इसलिए हाँ, इसलिए ये स्किल बेस होने के कारण अभी को करिकुलर और करिकुलम सभी करिकुलम में ऐड हो जाएगा। ओके। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम है, सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम है और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उन हम्म, उन कंट्रीज में जिस टाइप का एजुकेशन दिया जाता है, यानी कि बचपन में ही स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है उसको पहचाना जाता है और उसके आने वाले समय में उसको संवारा जाता है, सुधारा जाता है। तो क्या और इसका सर इफेक्ट आगे भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ओलंपिक गेम्स है। ऑस्ट्रेलिया या आप जर्मनी देख लीजिए, हाँ सर। जर्मनी को एट द एज ऑफ 3 years ओनली दे स्टार्टेड स्पेशलाइजेशन। राइट, तो राइट। हम इस ये जो कमिटी है, ये जो रिपोर्ट है, एनपीई है, तो एनपीई से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। लेकिन ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ सभी ऑलराउंड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है और खास तौर पे लैंग्वेज और स्किल, ये दोनों पे विशेष जोर दिया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि 10th क्लास में देखिए, आप आपका स्टेट बोर्ड रिजल्ट देखिए या सीबीएसई का रिजल्ट देखिए, 10th क्लास में मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं। यस। अभी उनको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी नहीं रहेगी, अगर वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। इवन मैथमेटिक्स आल्सो, मैथमेटिक्स आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, एक सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा ले सकते हैं, ठीक है ना? राइट, तो राइट। अभी फ्रीडम दिया गया हुआ है, ओके, अभी यू आर फ्री टू लर्न एनीथिंग। ओके। सर हम मतलब आने वाले मतलब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, तो इसमें स्टूडेंट का जो लाइफ था, मतलब जो छात्र का जो छात्र जीवन होता है, उसे उस पूरे जीवन में उसे कई बहुत सारे स्ट्रेस को सामना करना पड़ता है। और उस स्ट्रेस की वजह से कई हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी की है। तो आने वाली जो नई शिक्षा नीति है, उसमें किस प्रकार इस समस्या से निपटने की बात की है सर? देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन अभी पहले जैसा नहीं रहा कि ग्रेजुएट होने के बाद और 2 साल बीएड करो या आपका प्रोफेशनल डिग्री ले लो और आगे पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अभी सीधा सीधा इस रिपोर्ट में कहा है कि आप अगर 1 साल का डिग्री भी करते, 1 साल अटेंड करते हैं, सपोज सेमिस्टर बेसिस 2 सेमिस्टर होते हैं, 1 साल भी अटेंड करते हैं और बाद में अगर चाहते हैं कि मुझे नहीं करना ये, तो आप वहां से छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये सब्जेक्ट में ये डिग्री हासिल किया, ये सर्टिफिकेट हासिल किया। ओके। अगर 2 साल से पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीन राइट, साल पढ़ाई करते हैं तो डिग्री मिलेगी, 4 साल पढ़ाई कंटिन्यूअस करते हैं तो आपको एक क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेजुएट प्लस प्रोफेशनल, राइट। इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और 5 साल करते हैं तो आपको डॉक्टरेट भी मिलेगी। ये
एक कंबाइंड कोर्स डेवलप किया जा रहा है यहाँ राइट, हर हर सब्जेक्ट में। राइट। तो अभी वो जो आप बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस आता है वगैरह, अभी वो आने के तो चांसेस बहुत कम रह गया ऐसा मुझे लगता अच्छा, और आपने सर वोकेशनल एजुकेशन की बात की, तो इसका मतलब है कि आने वाली जो शिक्षा नीति है, उसमें जो महात्मा गांधी जी का विज़न था, जिसमें बेसिक एजुकेशन की बात की थी और है। इसमें इसमें मूल शिक्षा और उसके साथ-साथ कार्यानुभव पे भी ज़ोर दिया गया था। तो हुँ। ये चीज़ें हमें इस पूरी शिक्षा नीति में सर देखने को मिल रही है। नहीं देखिए हाँ, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ओके, ओके, ये ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने को जो कहा था वो हम लाना चाह रहे हैं, ओके, ऐसा ओके, नहीं है। ओके, उद्देश्य यही है इस पॉलिसी में कि हर बच्चे के पास एक स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। यस, वो इसलिए कि जैसा आपने कहा था कि सर बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद डिप्रेशन में आते हैं, कई-कई जगह तो सुसाइड भी हो जाता है। हाँ, तो ये स्किल डेवलप होने से उसके पास ये एक अल्टरनेटिव रहेगा कि यस, मैं अगर एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाया, तो कम से कम म्यूज़िक में कुछ कर पाऊँगा या स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। ये अल्टरनेटिव उसके पास रहेगा और ही विल एन्जॉय हिज लाइफ आल्सो विद दैट। यस, यस, यस। सो तो इसलिए हुँ, हुँ। हाँ, अच्छा, मतलब आने वाले समय में हमें मतलब जो छात्र जीवन होगा, मतलब आने वाले जो बच्चे होंगे, थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री पढ़ाई भी करेंगे, उसके साथ-साथ इस पूरे प्रोसेस को एन्जॉय भी करेंगे सर, ऐसा दिख रहा है। एक 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 बात बताऊँ क्या मैं? हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर अपने मदर टंग से जो शुरुआत करता है पढ़ाई की, वो मैक्सिमम जो परसेंटेज है, वहाँ स्ट्रेस नहीं होता। ओके, मदर टंग में पढ़ाई करने से वहाँ स्ट्रेस नहीं होता और स्ट्रेस नहीं होने के कारण दे कैन ईज़िली एन्जॉय देयर लाइफ। राइट, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट ओके सर। सर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो 12th स्टैंडर्ड के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, जैसे कि इंजीनियरिंग हुँ, है, आईआईटी जेईई है, एम्स है, कुछ लोग मतलब एमबीए भी करते हैं। तो हुँ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो हर अलग-अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, बट जो शिक्षा हुँ, का हुँ, क्षेत्र है, वो छूट हुँ, जाता है। और फिर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं मतलब तो मुझे इस पूरे मामले में ये कहना है कि किस प्रकार टैलेंट को शिक्षा क्षेत्र में अट्रैक्ट किया जाए। कुछ लोग इस चीज़ की भी माँग करते हैं कि जिस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, उसी तौर पर, उसी के बेसिस पर इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होनी चाहिए, ताकि टैलेंट अट्रैक्ट हो सके। तो इस मामले में आपके क्या विचार हैं? नहीं देखिए इसमें क्या है ना गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के बारे में ये कहा है कि वहाँ एनएचईआरए मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी ओके, नेशनल लेवल हायर एजुकेशनल अथॉरिटी ओके, तो ये जो रेगुलेटरी रेगुलेशन अथॉरिटी जी रहेगी वो इसको डिसाइड करेगी जैसा कि अभी इंजीनियरिंग मेडिकल प्रोफेशनल कॉलेजेस जो है ऑलमोस्ट मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस रिपोर्ट ओके, ओके, और अगर ऐसे कुछ कॉलेजेस होंगे या ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे जो अपना प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं कर रही है सोसाइटी को मद्देनजर लेके रख के या टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी देयर आर सम प्रिंसिपल्स so on the basis of principles, suppose they fail to develop themselves, sometimes ओके, ओके, government can think to close down also. ओके, ओके। मतलब ये मतलब जो टॉप डाउन अप्रोच है इसमें सर ज़्यादा दिख रहा है, बट जो बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, मतलब छात्रों ने खुद एजुकेशन सेक्टर चुनना चाहिए। मतलब जो कुछ पहले मतलब 50 साल पहले मैंने मेरे माता-पिता की उम्र में मतलब जो पिछला जनरेशन था, तो उसमें लोग सोचते थे कि मैं टीचर बनूँगा। मैं मेरा करियर में मैं टीचिंग सेक्टर में मैं अच्छा करियर करूँगा। बट आज के ज़माने में मैं टीचर बनूँगा, ये बहुत कम लोग सोचते हैं सर। तो ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग इस टीचिंग के सेक्टर में आए? एक देखिए आपने पहले सवाल पूछा था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिपेंड ऑन द टीचर्स क्वालिटी ओके, ओके ओके, अभी भी हम क्वालिटी टीचर्स लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करते हैं ओके, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं
आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अराउंड 25% वैकेंसीज है अभी भी, ओके, जिनको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्वालिटी टीचर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये सही है। ओके, लेकिन ये जो नए पॉलिसी के मद्देनजर, जैसा हमने कहा है कि ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है, अगर वो अपना क्वालिटी डेवलप नहीं करते तो डेफिनेटली वो जो टैलेंट है वो इधर आ जाए, ओके, और ओके, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके ही आएंगे। राइट, और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है अभी, जैसा आपने आपने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, है ना। मतलब एक सवाल पूछा जाता है, उसके 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो राइट, अभी ऐसा नहीं होगा, अभी मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होंगे। राइट, मतलब ये एक सवाल पूछेंगे, उसके कई सारे आंसर होंगे। ओके, ओके, तब पता चलेगा कि सही में ये क्रिएटिविटी क्या है टीचर्स में, इनोवेटिव आइडियाज क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, और उस आधार से इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे नवोदय, सॉरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ही होगा, ओके, इवन स्टेट गवर्नमेंट में भी है लागू होगा। महाराष्ट्र में आप देखते हैं, महाराष्ट्र का स्पेशल एग्जांपल मैं आपको महाराष्ट्र का दे रहा हूँ। ओके, महाराष्ट्र में एडेड स्कूल में जो रिक्रूटमेंट होता है, वो जैसा आपने कहा है कि कोई भी आके वहां लग जाता है और काम करता है, अभी ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ ओके, रेगुलेटरी बोर्ड होगा, रेगुलेटरी बोर्ड डिसाइड करेगा कि रिक्रूटमेंट कैसा होगा, अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो। ओके, मतलब अभी इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रीमलाइन, यस यस, यस यस यस, और किया यस, जाएगा, यस सर। आशा तो करते हैं। सर, और एक सवाल मैं आपको इस बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी कहा कि एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। तो हाँ, जैसे जो यूपीएससी का जो पूरा पैटर्न है एग्जाम का, प्रीलिम्स पहले होती है, और प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि उस प्रीलिम्स में कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट किया जाता है, और जो मेंस एग्जाम है उसमें जो कैंडिडेट है उसको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं, और उसमें उसका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होता है सर। तो क्या आने वाले समय में जो टीचर रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें इस टाइप का सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा सर? नहीं, उसके बारे में ऐसा कोई फ्रेमवर्क दिया नहीं है इस कमेटी ने। वो सब डिसाइड करेगी, जो रेगुलेटरी बोर्ड होगा ओके, वो डिसाइड करेगा। इवन ओके, संसद में वो पास किया जाएगा, ओके, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ओके, उसके अंडर एक्सपर्ट की कमिटीज होंगी, वो ओके, डिसाइड करेंगे ये सब कुछ। ओके, ओके सर, मैं अगले सवाल पे बढ़ना चाहूँगा। आपने हाँ अभी जी, कहा कि मीटिंग में शायद किसी का फोन बज रहा है सर। एक, मेरा ही है, अच्छा, मैं ओके, ओके, सॉरी, नहीं उठा रहा, ओके, स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, हम रुकते हैं थोड़ा। नहीं नहीं, आप हाँ, बताइए। ओके सर, अभी आपने गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बारे में बात की, मगर हमारे देश हाँ, में एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। मतलब प्राइमरी स्कूल से लेके प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक एजुकेशन सेक्टर बहुत बढ़ चुका है। तो क्या ये नई शिक्षा नीति इस प्राइवेट सेक्टर पे भी इम्प्लीमेंट होगी सर? बिल्कुल। क्या होता है, अभी देखिए, कम से कम हमारे देश में 12,000 स्कूल्स जो है, ये 12,000 स्कूलों में ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट स्कूल्स है, 20 to 25%। ठीक है। ओके, तो ओके, ये 20 to 25%, अब कई कई डाटा, कोई 70%, कोई 60%, वो बात हाँ, डिफरेंट है, यस सर, दैट यस, इज डिफरेंट। यस सर, यस, ऐसा नहीं है। हाँ, 12,000 स्कूलों में ओनली 25% स्कूल्स ऐसे प्राइवेट हैंड में है, प्राइवेट अथॉरिटी में है। ओके, तो ये प्राइवेट स्कूल को भी ये एजुकेशन पॉलिसी कंपलसरी रहेगी, ओके, ओके, वो भी इसके बाहर जाके नहीं करें आप, क्योंकि उनका स्वतंत्र बोर्ड नहीं होगा एग्जाम लेने वाला, एग्जाम लेने वाला बोर्ड यही रहेगा, गवर्नमेंट का। तो ये पॉलिसी के हिसाब से उनको वहां कतई छूट नहीं दी जाएगी। यस सर, सेम जो हमारा स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर उनको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और यही उनका एक जिसको हम स्टेजेस है, ओके, 5, 3, 3, 4, तो ओके, वही इनको भी लागू हो जाएगा। ओके सर, हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन की बात करते हैं।
हम हुँ, टीचर्स असेसमेंट की बात करते हैं। मतलब टीचर्स का जीवन मतलब बहुत पहले से ही बहुत मुश्किलों भरा होता है। हुँ, हुँ। उसके साथ-साथ हम मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं या मतलब एजुकेशन सेक्टर में जितने भी ऐसे पोस्ट होती है, उनके लिए हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, उनके लिए टेस्ट्स की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो आपको एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेना पड़ेगा। कॉलेजेस में अगर प्रिंसिपल का पद है तो उसे पीएचडी कंपल्सरी होता है। बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है सर। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो उसमें जो बोर्ड होता है या मतलब जो ओनर्स होते हैं, वो तरह-तरह के अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं और उनमें वो स्पेसिफिक वो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करते हैं सर। उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करें। तो ये जो पैराडॉक्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसे किस प्रकार दूर किया जाए सर? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने अभी स्पेशल स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम लिया था। ओके सर, स्पेशल स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो ये जो एसएसआरए है, ये यस, एसएसआरए गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये एसएसआरए ये डिसाइड करेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा होगा। ओके, ओके, स्कूल किसने शुरू करना है, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, Management may be different. They ओके, don't have knowledge to run the school even, but they are running. That is different thing. यहाँ इस कमिटी ने फोकस दिया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन प्राइवेट स्कूल में भी रेगुलेटरी बोर्ड डिसाइड करेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड जो क्राइटेरिया है या स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके बाहर चलते हैं, तो उसको भी बंद करेंगे ओके, कंप्लीटली। ओके, ओके। ताकि मतलब तो ये ये साफ-साफ वो पॉलिसी में लिखा है। ओके, ओके। मतलब ये अच्छा एक प्रोविज़न है जिसमें हम जो एजुकेशन सेक्टर में माल प्रैक्टिसेस होती है, उसको चेक करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रावधान नज़र आ रहा है सर। अ, उम, अब असेसमेंट ही डिफरेंट होगा ना, असेसमेंट टूल्स डिफरेंट होंगे। यस, यस। इसलिए अब आप जैसा माल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, वो शायद ना हो, एक्सपेक्ट करते हैं राइट सर, फॉर राइट। द गुड थिंग। राइट सर। सर हम आगे अगले सवाल पे शिफ्ट होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि हाँ, 12th स्टैंडर्ड के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करती थी, जैसे कि जेईई है, एम्स है, जो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो 12th के बाद, तो क्या हुँ। उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उनका सिलेबस चेंज होगा सर? नहीं देखिए, उसके बारे में इस रिपोर्ट में क्लियर नहीं है। ओके, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जैसा हमने कहा है कि फ्रॉम क्लास 9th ओनली ही विल सिलेक्ट द टॉपिक सब्जेक्ट। तो 9 क्लास से जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका स्किल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी द हाई राइट, राइट, एंड ऑन दैट बेसिस ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी राइट, है ना। राइट सर। तो आज जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा या नहीं इसके बारे में क्लियर नहीं है, ओके, लेकिन ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ओके सर। ताकि मतलब इस पूरी चर्चा वो से तो 2030 के बाद है। ओके, ओके। आप म्यूट हैं। हाँ। हाँ सर। इस पूरी चर्चा से ऐसा मैं समझ रहा हूँ सर कि ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब जो नई शिक्षा नीति है ये अभी भी पाइपलाइन में है और इस पे सरकार काम कर रही है और जब तक फाइनल लॉ नहीं आ जाता, जब तक ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाती, तब तक ये इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी-सी देरी होगी। सर हम टाइम लगेगा। हाँ सर, हम अगले पड़ाव पे चलते हैं सर डिस्कशन के। सर हम्म, अगला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहूँगा सर, आपको मैंने बचपन से देखा है, आप एक बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने के लिए कैंडिडेट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कोई कैंडिडेट अगर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको कैसे डेवलप करना चाहिए सर? नहीं, देखिए ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी ये इस एज में आना मुश्किल है। इसलिए आप जब 8 स्टैंडर्ड में जैसा इस कमिटी ने भी कहा है कि फ्रॉम 9 to 12 इसके पहले भी जाके आप अगर देखेंगे
ये कमिटी ने कि जो स्टेज है आपका 6 to 8 वाला, मतलब 11 to 14, ओके, इस 11 to 14 का एज जो है, इस एज में बच्चा ज्यादा सीखता है। इसलिए 11 to 14 और 14 to 18, इस में मैक्सिमम फील्ड एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। फील्ड एक्सपीरियंस अगर इन बच्चों को दिया जाए तो वो अच्छे क्वालिटी के ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि जब तक वो फील्ड में जाके ये नहीं देखेंगे कि ऑफिसर्स कैसे एक्ट करते हैं, इन डिफरेंट सिचुएशन डिसीजन कैसा लेते हैं, वो सिचुएशन से भी ये लोग अवगत नहीं होते हैं। तो बाढ़ नहीं देखी होती, टीवी में देखा होता है बाढ़। यस, यस, अब बताओ, आप बच्चों को बाढ़ नहीं दिखाएंगे, बाढ़ देखते समय वो जो लोग क्रॉस करते हैं वो नहीं दिखाएंगे, तो ये बच्चे क्या सीख पाएंगे, क्या उनकी एबिलिटी बढ़ेगी और क्या उनमें जो आप बोलते हैं कि अच्छे ऑफिसर बनने के लिए क्वालिटी डेवलप होगी। राइट सर। इसलिए हुँ, उनको जेल में लेके जाओ, जेल में कैदी कैसा रहते हैं वो देखने दो, बैंक में लेके जाओ, बैंक में कैसा ट्रांजैक्शन होता है ये देखने दो, बस में जाने दो। कई लोगों ने भाई, कई बच्चे मैंने देखे बस से जर्नी नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके पिताजी के पास कार है, वो कार से आना जाना करते हैं, कहीं भी जाना है तो कभी बस से ट्रैवलिंग नहीं किया है। तो ऐसे बच्चों को इसमें जाने दो, बस में लेके जाओ। ऐसे बच्चों को हार्वेस्टिंग में लेके जाओ, हार्वेस्टिंग कैसा कर रहे हैं लोग वो देखने दो। वहीं से ये बच्चे डेवलप हो जाएंगे और उनकी क्वालिटी भी डेवलप हो जाएगी। राइट। ऐसा मुझे लगता है, ये दिस इज माय पर्सनल। नहीं सर, आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी है। आप बड़े सही तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो और अगर किसी स्टूडेंट को, किसी कैंडिडेट को आईएएस बनना है और बचपन से उस टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू ना डेवलप हो, तो वो क्वालिटीज़ डेवलप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सर। यस। सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जो कुशल प्रशासक होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग। और जैसे मैं आपको बचपन से आपको देख रहा हूँ, आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, वो एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल है। मतलब मैंने आपको जो भी डिसीजन करते हुए देखा है, तो बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटी है सर आप में। आपने जो इतने लंबे साल का अपना आपका अनुभव रहा है, तो आप किस टाइप से डिसीजन मेकिंग करते हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में डिसीजन मेकिंग के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो यूपीएससी मेंस पेपर है, उसमें जो एथिक्स का पेपर होता है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं। और जो सिविल सेवा का इंटरव्यू होता है, उसमें कैंडिडेट का डिसीजन मेकिंग स्किल्स टेस्ट किया जाता है। तो आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस प्रकार डेवलप किए जा सकते हैं और आपका डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया क्या है? इस मामले पर हमें जरा बताइए सर। चलो, कम से कम मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अच्छा डिसीजन मेकर कहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा हम्म, है कि ये सब एक्सपीरियंस से ही आ जाता है। आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता है कि ये डिसीजन लेने के बाद उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। कभी भी ये सोचना है डिसीजन लेते समय कि आपने एक किताब है, 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, जॉन कोवे की। ओके, ओके, वो जॉन कोवे की किताब मैंने पढ़ी थी 99 में। उसमें जो 7 हैबिट्स दिखाया है ना, वो 7 हैबिट्स आप डेवलप कर दीजिए। और वो 7 हैबिट डेवलप करते समय आपको पता चलेगा कि जैसा उसमें एक एम्पैथी आता है यस, और विन विन सिचुएशन आता है, ठीक है ना? ओके, तो उसमें आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर मैं इसके खिलाफ या जो भी अगेंस्ट में डिसीजन लेता हूँ, तो इसके क्या इफेक्ट हो जाएंगे, ओके, सभी निगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट। हम्म, और वो डिसीजन लेते समय ये आप ध्यान में रखना है। लेकिन डिसीजन लेना जरूर है, ऐसा छोड़ना नहीं है। हम्म, आप सही गलत जो भी डिसीजन लेंगे, ले लो, खत्म कर दो उसको, ओके। बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये डिसीजन लेते समय दोनों साइड में देखना बहुत जरूरी है कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा और ऐसा करूंगा तो क्या होगा। डेफिनेटली यू विल बी द परफेक्ट डिसीजन मेकर। ओके सर, मैंने आपको मतलब मतलब जब मैं आपको ऑब्जर्व करता था बचपन से,
तो कोई भी निर्णय लेते समय आप रूल ऑफ मेजॉरिटी देखते थे। मतलब अगर स्कूल में जब आप हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो स्कूल में कुछ भी कुछ भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है, तो आप रूल ऑफ मेजॉरिटी आप लगाते थे। मतलब मेजॉरिटी क्या चाहती है, मतलब स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टाफ क्या चाहता है, और पूरा जो कर्मचारी वर्ग है वो क्या चाहता है, और उसके हिसाब से जो मेजॉरिटी चाहेगी उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऑफ कोर्स ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं इसको। ओके। तो ये जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें मैक्सिमम मतलब मास क्या बोल रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का जो हित होगा या जो भी फायदा होगा, उसके लिए हम डिसीजन लें। उसके लिए अगर दो लोगों का नुकसान भी होता है तो वो हम बियर कर सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि नुकसान किस प्रकार का है, ठीक है ना। लेकिन जब भी डिसीजन लेते हो तब सोसाइटी को ध्यान में रखना है, पब्लिक को ध्यान में रखना है, पब्लिक का उसमें कितना फायदा हो रहा है। ये एक बिल्डर का प्लॉट या जमीन या लैंड उसमें जा रही है रोड में, तो जाने दो, लेकिन उसके उसकी वजह से पब्लिक को अगर उसका फायदा पहुंच रहा है, वो इजीली अपने गांव तक पहुंच रहे हैं, तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके। 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 सर, डिसीजन लेते समय मल्टी डायमेंशनलिटी किस प्रकार डेवलप की जाए? क्योंकि जब मतलब कोई एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मतलब कोई कैंडिडेट अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, और जब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है तो उसके सामने कई सारे डिमेंशंस खुले हो जाते हैं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसे मल्टीपल डिमेंशंस को फेस करना पड़ता है। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज उसमें इन्वॉल्व होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है, मीडिया इन्वॉल्व होता है, जो सिविल सोसाइटी है वो इन्वॉल्व होती है। तो इस ऐसे सिचुएशन में कोई भी कैंडिडेट मल्टी डायमेंशनलिटी को किस प्रकार से डेवलप करे सर? नहीं देखिए, आप अगर सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं या एक कलेक्टर की लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क डिसाइडेड है। वो फ्रेम में रह के ही उसको डिसीजन लेना पड़ता है। ओके। ऐसा नहीं कि रूल बाईपास करके वो कोई भी डिसीजन ले ले। इसलिए रूल जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रूल, उसको पहले वो उसी के अंदर रह के डिसीजन लेना चाहिए। फिर वो भले ही कुछ भी हो, निगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा जो भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा है कि जो एज मैंने बताया है 14 to 18, ओके। उस एज में इन लोगों को अगर डिफरेंट एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करते हैं, तो वहीं से डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बढ़ जाएगी। राइट सर। आप उनको 1 साल हॉस्टल में रखो, कई सारे बच्चों में रखो, पढ़ने दो उनको, थोड़ी तकलीफ होगी, होने दो, बच्चे तकलीफ देंगे, उसको सहने की ताकत आनी चाहिए। जब सहने की ताकत आ जाएगी ना, देन डेफिनेटली ही विल जंप फ्रॉम इट। अगर आप उसको वो वातावरण ही नहीं देंगे तैयार करके, तो उसको क्या पता है कीचड़ क्या है, पानी क्या है, बारिश क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। बच्चे चोरी कैसी करते हैं हॉस्टल में, ये कैसा पता चलेगा उसको। राइट, राइट। तभी तो वो अपने बॉक्स को लॉक लगाएगा। अच्छा, और लॉक तोड़ के भी अगर कोई बच्चा उसमें से चोरी करके लेके जाता है, तो उस वक्त इसकी जो मेंटल स्टेटस बनता है ना, ओके। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओके। मेरे बॉक्स का लॉक तोड़ के किसी ने मेरे बॉक्स में से चोरी कर दी है, मेरी अच्छी चीजें लेके गया है। उस वक्त का जो दुख है, वो दुख उसको झेलने दो, ओके। तभी वो एक बनेगा अच्छा डिसीजन मेकर। ओके। मतलब बचपन से ही ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है। और बिल्कुल बिल्कुल। सर, आगे मुझे आपसे पूछना है कि एक जो कुशल प्रशासक होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको उसके प्रशासकीय लाइफ में कई सारे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं सर। और कई बार कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नियमों का उल्लंघन भी करना पड़ता है। और मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को, प्रशासकों को बोल्ड डिसीजन लेने से रोकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बोल्ड डिसीजन अगर कोई प्रशासक लेता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में वो आ जाता है। तो इस प्रकार से नियम और कानून के दायरे में रहकर कोई प्रशासक किस प्रकार से कोई बोल्ड डिसीजन ले सकता है? मैं मैं आपको यही कहना चाहता हूँ हाँ।
मैं यही कह रहा हूँ। इस सिचुएशन में आपको एक ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। ओके, आपको ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन लेना पड़ेगा। बोल्ड डिसीजन लेते समय अगर आपको लगता है कि कई सारे बैरियर्स हैं, हुँ, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक मानवतावाद जिसको बोलते हैं हम, मानवतावाद के तौर पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भलाई किसमें है। अगर मैं बोल्ड डिसीजन ले लूँ और कभी-कभी रूल परमिट करता है मुझे, फिर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है, वो उसको जानना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता ना कि मैं सिर्फ़ रूल पढ़ के ही डिसीजन ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, कई बार ऐसा होता है। यानी कि ठीक है? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि रूल्स बिकम इम्पोर्टेंट देन गेम। तो हुँ, उसमें गेम पीछे छूट जाता है और रूल्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लिया जाता है। हाँ, सर आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके इस पूरे प्रशासकीय करियर में इतना हाँ। आपका लंबा दौर रहा है, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है। आपके इस एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं? आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसमें आपको बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी हो और उस समय आपने किस प्रकार से वो डिसीजन लिया है? नहीं देखिए, ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत तो मुझे कभी नहीं पड़ी। ओके, क्योंकि क्योंकि जो भी किया मैं एक ह्यूमन बीइंग के तरह किया है। जैसा कोई अभी देखिए एक इंसिडेंस है मेरे लाइफ में एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर। एक एम्प्लॉयी की मिसेस अगर एडमिट है और उसके पास पैसा नहीं है, तो मैंने रूल को बायपास करके 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी एडवांस दे दिया था एक एम्प्लॉयी को। ओके, तो ये ऑफ कोर्स ये बोल्ड डिसीजन था, लेकिन ये डिसीजन लेते समय मुझे ये पता था कि अगर गवर्नमेंट या ऑब्जेक्शन भी उठाती है तो वी विल पे दैट अमाउंट। व्हाट विल हैपन? नथिंग। राइट, तो ऐसे डिसीजन ले लेना चाहिए, कभी-कभी लेना पड़ता है। जब जब आपका लाइफ एंड डेथ से रिलेशन होता है, मतलब रिलेटेड इश्यू है, तो उस वक़्त आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ता है। राइट सर। सर बहुत अच्छी बात कही आपने और मैंने बचपन से आपको ऐसे कई डिसीजन लेते हुए मैंने देखा है कि आपका जो मतलब जो डेयरिंग और आपकी डायनामिक पर्सनालिटी है, तो आपने कई सारे डिसीजन मैंने देखे हैं कि आपने ऐसे ले लिए हैं और आपको सारी जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन की जो डिटेल्स है वो पता होती है और यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की एक क्वालिटी है सर कि अगर वो सारी थैंक चीजें यू, उसको पता है तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। सर थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा फिर हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। इस साल सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो उम्मीदवार कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार आप उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे सर? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन रहेगा। मैं चाहूँगा कि जो भी पढ़ना है, वो डीपली पढ़ना है। किसी के नोट्स के भरोसे पे अगर आप आईएएस की एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो मुझे लगता है दे विल फील समव्हाट डिफिकल्टी टू क्रॉस द एग्जामिनेशन। ओके, ओके। मतलब आप इंडिविजुअल क्वालिटीज़ और ओरिजिनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, इस प्रकार आप बताना वो तो चाहें? है, लेकिन हाँ। जो भी पढ़ेंगे आप, जो भी हुँ, पढ़ना हुँ। है, डीपली पढ़ना है। ओके सर, जो भी ओके। करना है फ्रैंकली करना है। ऐसा डर-डर के या मर-मर के नहीं करना है, राइट, राइट, ठीक है ना? जो करना है, सही-गलत, आपको लगता है कि आई कैरी द क्वालिटीज़ ऑफ आईएएस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आई विल गेट थ्रू। राइट। तो ऐसा नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा, क्वालीफाई कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। हमारे पास ऐसे-ऐसे केसेस है 5-5 उन्होंने अटेम्प्ट किया है तब क्वालीफाई कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं है, कई केसेस ऐसे भी हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हो गए। कई केसेस ऐसे हैं 5 अटेम्प्ट में क्वालीफाई हो गए हैं। तो ये तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं उनको एक अभी ये जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, उनको मैं एक ही संदेश दे दूँगा, जो भी करना है दिल से करो। ओके सर, ओके, ओके। सर मैं आशा करता डेफिनिटली हूँ दे विल गेट सक्सेस। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो इस मीटिंग में जॉइन हुए हैं, वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय निकाला, आपने इस मीटिंग को इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने की परमिशन दी। सर थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका शुक्रगुज़ार थैंक यू, रहूँगा। हुँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।